नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल चुनावों से जुड़े उस तमाम कॉम्प्लेक्स डेटा, दावों और सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं जिस पर काफी चर्चा हुई है। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोर्स रिपोर्टिंग के आधार पर फैक्ट्स को पूरी निष्पक्षता के साथ आपके सामने रखना है। आज की ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचिए, वोट डालने के लिए क्या पहनना चाहिए। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि जो कपड़े आरामदायक हों वही ठीक हैं, लेकिन जरा इस अजीबोगरीब घटना पर गौर कीजिए। सोर्स के मुताबिक अली मंडल और गणेश मजूमदार नाम के दो वोटर्स को पोलिंग बूथ से सिर्फ इसलिए वापस भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने लुंगी पहनी हुई थी। उन्हें 800 मीटर पैदल वापस जाकर पतलून पहनकर आना पड़ा, तब जाकर वो अपना वोट डाल सके। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर चुनावी नियम कितने अप्रत्याशित और भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। तो इस पूरे विषय को हम 5 प्रमुख हिस्सों में बांटकर समझने वाले हैं। पहला, ग्राउंड लेवल पर चुनाव की हकीकत। दूसरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सैन्यीकरण। तीसरा, गायब वोटर्स और डेटा। चौथा, जांच एजेंसियों की टाइमिंग। और अंत में लोकतंत्र का भविष्य। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ऑन ग्राउंड इलेक्टोरल रियलिटीज। अब देखिए कि वोटिंग के दिन ग्राउंड पर असल में क्या हो रहा था। सोर्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की टोटल 77 शिकायतें आईं, जिनमें से 25 तो कंफर्म भी हुईं। बाली इलाके में टेक्निकल खराबी के बाद मामला इतना बिगड़ा कि लाठीचार्ज तक हो गया। रघुनाथपुर में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर स्याही लगा दी गई। फाल्ता में 32 और डायमंड हार्बर में 29 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें ईवीएम के बटन पर टेप लगाने जैसी बातें सामने आईं। यानी बाहर से चाहे जितनी शांति के दावे किए जाएं, ग्राउंड पर काफी उथल-पुथल मची हुई थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सैन्यीकरण, यानी चुनाव में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। सोर्स ने इस पर एक बड़ा ही तीखा कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से राज्य में फोर्स तैनात की गई, ऐसा लग रहा था कि बस अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर या B-2 बॉम्बर ही मंगाना बाकी रह गया था। अब जाहिर है ये एक व्यंग्य है, लेकिन ये इस बात को हाईलाइट करता है कि एक आम चुनाव को लगभग एक वॉर जोन की तरह ट्रीट करने पर किस तरह के गंभीर सवाल उठ रहे थे। अगर इन डिप्लॉयमेंट नंबर्स को एक 8K वीडियो की तरह बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में जूम इन करके देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ और चौंका देने वाली नजर आती है। 29 अप्रैल के डेटा के हिसाब से मणिपुर जैसे राज्य में जहां उस वक्त लगातार हिंसा चल रही थी, वहां 18,500 जवान तैनात थे, लेकिन उसी दिन सिर्फ एक अकेले कोलकाता शहर में 28,500 जवान लगा दिए गए। सोचकर देखिए, एक पूरे अशांत राज्य से कहीं ज्यादा फोर्स एक अकेले शहर के चुनाव में लगा दी गई। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। और बात सिर्फ वोटिंग के दिन तक नहीं रुकी। वोटिंग के दौरान तो भारी तैनाती थी ही, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी आधिकारिक आदेश के तहत 70,000 जवानों को अगले 60 दिनों तक राज्य में ही रोके रखने का फैसला किया गया। सोर्स यहीं पर सवाल उठाता है कि जब बैलेट बॉक्स बंद हो चुके हैं तो महीनों तक इतनी बड़ी फौज को वहां क्यों रोका गया? क्या राज्य पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं बचा था? हमारा तीसरा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, मिसिंग वोटर्स और डेटा की गणितीय विसंगतियां। यहां हम सीधे नंबर्स पर बात करेंगे। 90 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। सोर्स के डेटा का दावा है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के दौरान इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे गए कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से गिरकर सीधे 6.26 करोड़ रह गई। इसका सीधा मतलब है कि एक बहुत बड़े वर्ग का वोटिंग का अधिकार ही सिस्टम से बाहर कर दिया गया। और यहां आकर आधिकारिक दावों और सोर्स की रियलिटी में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। चुनाव आयोग का नैरेटिव था कि ये एक ऐतिहासिक 92 से 93% का टर्नआउट था, लेकिन अगर सोर्स के गणित को समझा जाए तो चूंकि वोटर बेस ही पहले से 11% कम हो चुका था, इसलिए पिछले चुनाव के मुकाबले असली इंक्रीज सिर्फ 3.6% ही था। तो क्या जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा था वो दरअसल बस वोटर लिस्ट के सिकुड़ने का नतीजा था। इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए फॉर्म 17C काफी चर्चा में रहा। अब ये फॉर्म 17C क्या है? ये एक बहुत ही सख्त कानूनी प्रमाण होता है। ये बताता है कि शाम 6 बजे तक हर एक बूथ पर कितने लोगों ने वास्तव में वोट दिया और कितनों को टोकन मिला। यही वजह थी कि पारदर्शिता चाहने वाले एक्टिविस्ट्स और राजनीतिक दलों के लोगों ने पूरी रात जागकर इन फॉर्म्स को डिजिटाइज किया ताकि आधिकारिक डेटा को सच्चाई के साथ क्रॉस चेक किया जा सके। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जांच एजेंसियों की टाइमिंग।
घटनाओं का ये सीक्वेंस सुनिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैंपेन के बिल्कुल बीच में चुनावी रणनीतिकार कंपनी आईपैक के ऑफिस पर छापे मारे जाते हैं और स्टाफ पर दबाव बनाया जाता है। 13 अप्रैल को उनके डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 30 अप्रैल को। जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, निचली अदालत से चंदेल को जमानत मिल जाती है, और वो भी तब जब ईडी इसका कोई विरोध नहीं करती। सोर्स का साफ तर्क है कि ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती, बल्कि ये चुनाव के दौरान डराने धमकाने की एक रणनीति लगती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर, लोकतंत्र का भविष्य। सोर्स एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है। उनका कहना है कि इस तरह चुनाव कराना असल में बंदूकों के साए में वोट डालने की आदत को नॉर्मल बना रहा है। अगर किसी एक राज्य को इस तरह के चुनावी सैन्यीकरण की लेबोरेटरी बना दिया जाए, तो डर इस बात का है कि कहीं जनता के लिए भारी फोर्स के बीच वोट डालना एक न्यू नॉर्मल ना बन जाए। और एक बार जो आदत लग जाती है, वो आसानी से नहीं जाती। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या इस चुनाव में देखा गया इतना भारी सैन्यकरण और डेटा की ये विसंगतियां आगे चलकर हमारे लोकतंत्र का नया रूप बन जाएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमने सोर्स के सारे तथ्य और आंकड़े पूरी निष्पक्षता के साथ आपके सामने रख दिए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए।